हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो कल हम लोगों ने हम्म, ये स्पीड विद डायरेक्शन तक पढ़ा था। स्पीड विद डायरेक्शन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। यानी कोई चीज़ किसी स्पीड में चल रही है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर वहाँ डायरेक्शन की बात आ जाए तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। केवल स्पीड यानी कोई भी चीज़ किसी भी स्पीड से चल रही है ये बोला गया तो जनरली वो स्पीड है, उसका गति है। लेकिन स्पीड में अगर डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो हम लोगों ने वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला समझा था। उसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, इसको देखते हैं हम लोग, थोड़ा समझते हैं। 8.6 में कि दिया है कि आप अपने घर से बस स्टॉप तक जाइए और उसका डिस्टेंस मेजर करिए। ठीक है, अपने घर से जो नियरेस्ट बस स्टॉप है जहाँ आप जाते होंगे तो उसको मेजर करिए, या फिर अपने स्कूल का डिस्टेंस मेजर करिए, अपने स्कूल से अपने घर से अपने स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर करिए, या अपने घर से अपने नियरेस्ट बस स्टॉप जो है वहाँ का डिस्टेंस मेजर करिए। ठीक है। और वॉकिंग, मान लीजिए कि आप जो जाते हैं अपने स्कूल या बस स्टॉप पे, उसका स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो ये अगर स्पीड दिया हुआ है तो क्या डिस्टेंस होगा आपका, आपके घर से आपके बस स्टैंड का, या फिर आपके घर से आपके स्कूल का। ठीक है। तो स्पीड की हेल्प से किस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं वो इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू बोला गया है, कैसे आप करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले तो अ, क्या करेंगे कि देखेंगे कितना दूरी है आपके घर से बस स्टैंड का। मान लीजिए 100 मीटर पे दूरी पे है तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। और कोई स्पीड से आप जा रहे हैं। ठीक है, स्पीड कैसे निकालेंगे कि 100 मीटर जाने में आप कितना समय ले रहे हैं। तो 100 अपॉन, मान लीजिए आप 100 मीटर जाने में 2 मिनट ले रहे हैं तो 100 अपॉन 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको करके देख लेते हैं कि आपके घर से बस स्टैंड का दूरी मान लीजिए 100 मीटर है। ठीक। और जो टाइम लग रहा है आपको जाने में वहाँ 100 मीटर, 100 मीटर ज़्यादा दूरी नहीं होती है तो मान लीजिए दो दो मिनट लगा। तो 2 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होना चाहिए कैलकुलेशन के समय, स्टैंडर्ड यूनिट। तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकंड आएगा। ठीक है ना। यानी ये डिस्टेंस हो गया ऊपर, सॉरी एक मिनट, ये जो हो गया डिस्टेंस हो गया और ये टाइम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? स्पीड, कि हम लोग किसी स्पीड से जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे डेसिमल में कोई वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली कितना पाएंगे। 0 से 0 कट गया, 10/12, यानी कि 2 5 × 10, 2 6 × 12 और 6 6 8 × 48.8 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो इस तरह से आप डिस्टेंस मेजर करके टाइम कितना ले रहे हैं आप जाने में, किसी भी दूरी में, मान लीजिए स्कूल या बस स्टॉप या कोई भी जगह जा रहे हैं तो अपने घर से वो दूरी मेजर करेंगे, टाइम कितना ले रहे हैं वो घड़ी से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उसका स्पीड, अपना स्पीड निकाल सकते हैं, आप कितने स्पीड से वहाँ पहुँचे कितने समय में। तो ये आप सिंपली कर सकते हैं। और भी एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, इसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पर 8.7 में। 8.7 में जैसे दिया है कि कोई क्लाउडी डे है, बहुत बादल वगैरह घिरे हुए हैं आसमान में और थंडर, बिजली कड़क रही है। तो वही जो काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि जब बादल घिरा रहता है तो बिजली कड़कती है। तो पहले आपको बिजली कड़कने की आवाज़ आती है कि पहले उसका चमक आता है? तो आप पहले पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो
इसलिए हवा में जो लाइट बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती है, या किसी भी मीडियम में लाइट जो है, किसी मीडियम नहीं कर सकते, एयर में ही कर सकते हैं या वैक्यूम में, तो वहाँ लाइट जो है बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती है। और उसके कंपेरिजन में साउंड का जो स्पीड है बहुत ही लो है, 340 या 350 मीटर पर सेकेंड है। और वो तो 3 लाख या समथिंग उससे भी ज़्यादा है मीटर पर सेकेंड है। तो इसलिए लाइट हमको पहले दिखाई देगी, थंडर जो बिजली कड़कती है, और साउंड उसका लेट से सुनाई देगा क्योंकि उसका स्पीड काफ़ी स्लो है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पर रिवीजन के लिए पिछले टॉपिक से। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में कि स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस हो गया। अब स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वेलोसिटी जो है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। और अगर देखा जाए इसके डेफिनेशन वाइज, तो वेलोसिटी स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, यानी कोई भी चीज़ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितने समय में कर रही है उसी को स्पीड बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग एक्टिविटी समझ रहे थे कि अपने घर से पास के बस स्टॉप या स्कूल या किसी भी जगह का हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, उसके दूरी और वहाँ तक पहुँचने में हम लोग कितना समय लगा रहे हैं इसके बेसिस पे। अब वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूरी पर डिस्प्लेस हुआ है, हटा है और उतना दूरी में कितना समय लिया है, उसको डिस्प्ले वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से, जहाँ से वो कोई भी चीज़ चला है उससे और जहाँ पे पहुँच गया है उनके बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी रहेगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हो गए जो डिफरेंस बताते हैं स्पीड और वेलोसिटी के। उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ये कह रहा है कि किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक ही चीज़ होती है, बस डिफरेंस मेन क्या होता है, डायरेक्शन का, कि स्पीड में डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। स्पीड की कहीं भी किधर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर रहा है, उसमें केवल डिस्टेंस और टाइम मेजर करते हैं। ठीक है, और उनके बीच में मैथमेटिकली फार्मूले के बेसिस पे सॉल्व करके हम लोग स्पीड निकालते हैं। लेकिन वेलोसिटी के केस में क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट का नया टर्म आ जाता है। तो कैसे ये दोनों चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, तो चलिए एक समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था पिछले वीडियो में, मान लेते हैं कि ये कोई दूरी है दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी। ठीक, तो यहाँ एक मिनट, यहाँ ए से बी तक पहुँचने में मान लीजिए लगा, ये दूरी जो है मान लेते हैं 10 मीटर है। ठीक, ये 10 मीटर है। अब ये ए से बी कोई चीज़ गया, ए से बी चीज़ गया, कितना दूरी गया, 10 मीटर। ठीक, और 10 मीटर जाने में मान लेते हैं कि 10 मीटर तो बहुत ही पास में होता है, मान लेते हैं 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा हमको 10 मीटर चलने में। ठीक, अब यहाँ पर 10 मीटर गया 10 सेकंड में, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस 10 मीटर और टाइम कितना लिया है, 10 सेकंड। 10 से 10 डिवाइड हो गया 1 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में बोल दे कि ए टू बी कोई ऑब्जेक्ट गया जो 10 मीटर की डिस्टेंस पे है और 10 सेकंड ले रहा है, ये जो डायरेक्शन है क्या है, साउथ है, या कोई भी डायरेक्शन का नाम लेगा। तो यहाँ पे साउथ या कोई डायरेक्शन का नाम आ गया, तो इससे क्या हो गया कि अब स्पीड विद डायरेक्शन हो गया, यानी अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी हो गया तो क्या हो जाएगा फिर, अब वैल्यू तो वही सेम आएगी। डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना दूरी है, 10 मीटर ही है, अपॉन टाइम वही 10 सेकंड ही है।
कटेगा तो क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड इन साउथ, या जो भी डायरेक्शन में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक ना। तो वो डायरेक्शन, तो इस तरह के कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है इक्वल हो सकती है जब जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, ठीक है। अगर रास्ते वो चेंज करता ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ए से बी गया, ठीक है, तब वो दिक्कत होता। दिक्कत क्या होता, तब उसमें थोड़े से वैल्यूज माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और आता है और डिस्टेंस कुछ और ही रहता है, क्योंकि डिस्टेंस सारे जितने भी लेंथ ऑफ पाथ, जितना भी वो एरिया या जिस पाथ पे गया है, रास्ते पे गया है, वो सारे इंक्लूड होंगे, सारे ऐड होंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेज डिस्टेंस देखेंगे तो काफ़ी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ केसेस में इक्वल हो जाते हैं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होती है, ठीक। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ओडोमीटर, ये आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है। तो ओडोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे व्हीकल्स में लगा रहता है, जिसका मेन फंक्शन है डिस्टेंस को ट्रेवल करना, कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, डिस्टेंस को, सॉरी ट्रेवल नहीं करना, डिस्टेंस को मेजर करना, ठीक है। कि डिस्टेंस कोई व्हीकल जो है या कोई गाड़ी है, मशीन है, वो कितना दूरी चली है, वो ओडोमीटर बताता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को मेजर करने का डिवाइस है। ऐसे स्पीडोमीटर होता है, जिसके नाम से आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये स्पीड मेजर करता है। और स्पीड कब मेजर करेगा, जब वो मशीन चलती रहेगी। जबकि ओडोमीटर है सारा डाटा इकट्ठा करता रहता है। तो आप देख सकते हैं अपने घर पे जो स्कूटी, बाइक, गाड़ियाँ हैं, तो उसमें ओवरऑल डिस्टेंस लिखा रहता है कि अभी तक ये गाड़ी इतनी चली है। उसको फिर रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर जीरो हो जाएगी। अदरवाइज आप जितना वैल्यू दिया है वो नोट कर लीजिए कि आज तक ये इस डेट पे इतना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हुआ है। नेक्स्ट डे आप चलाएंगे तो फिर उसको मेजर करके आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि एक दिन में वो कितना किलोमीटर चला है, ठीक। तो ये ओडोमीटर डिस्टेंस मेजरमेंट बताता है कितना दूरी चला हमारा व्हीकल, और स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है किस गति से, किस स्पीड से वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है। फिर क्या है, हाँ, ये चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ऐसा मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है एक सेम स्पीड से चलता रहे, पूरे जितना वो जर्नी कर रहा है उसका स्पीड वही रहे, ना ज़्यादा रहे ना कम रहे, एक ही स्पीड से वो पूरा अपना जर्नी कंप्लीट करे, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यानी एक ही रेट से वो बढ़े, न कम करे न ज़्यादा करे, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन को अगर ग्राफिकली दिखाएंगे तो हमेशा ये लीनियर ग्राफ दिखाता है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा होता है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, और दोनों के बीच में जो डाटा, बहुत सारे वैल्यूज रहेंगे, उसको पुट करेंगे तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक है। जो एक्सिस से या ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाएगा। ये डिनोट करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक ना। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा जब यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट या व्हीकल चल रहा है। उसके बाद एक कैलकुलेशन दिया है। कैलकुलेशन के सारे पार्ट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारे न्यूमेरिकल और अदर चीज़ें डिस्कस करूंगा। अभी मैं केवल मेन पॉइंट्स इस बुक के डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा मैं, तो सारे कैलकुलेशन 1 बाय 1 सिंपली छोटे छोटे पार्ट्स में बना के आपको समझा दूंगा। तो यहाँ भी एक दिया हुआ है, इस कैलकुलेशन को इस स्क्रीन पे कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो कैलकुलेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा 1 बाय 1। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टॉपिक है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में चेंज होना समय के अनुसार। रेट जब टर्म आ जाता है, रेट का मतलब ये होता है
समय से कंपैरिजन होना। ठीक, जब किसी चीज़ का कंपैरिजन या रिलेशन हम लोग देखते हैं समय के अनुसार तो उसको रेट बोलते हैं कि किस रेट से वो बढ़ रहा है, यानी किस गति से, किस समय के अनुसार वो कितना तेज बढ़ रहा है। तो वही यहाँ पर भी दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी स्पीड से, ठीक है, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है और उसका जो स्पीड है या वेलोसिटी है चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है और उस चेंज होने में कितना समय ले रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसको एक नया टर्म से बताया गया है जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब पहले हम लोगों ने बताया, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये v जो है फाइनल वेलोसिटी, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जर्नी एंड कर रहा है उस समय उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और जब स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी उस समय उसका वेलोसिटी क्या था। तो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में टाइम से डिवीजन। ठीक है, तो ये हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला। ओके, अब हाँ, इतना जरूरी है, हर एक चीज़ का यूनिट, एसआई यूनिट या मेन जो यूनिट्स होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, केवल उसमें डायरेक्शन का ही फर्क रहता है, तो उनका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड को। ये स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट में लिख रहा हूँ, एसआई यूनिट। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, ये इसके फार्मूले से ही आया, कोई ऐसा जादू नहीं हुआ है। जिस तरह से स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूले से उसका यूनिट बना है उसी तरह इसके फार्मूले से इसका यूनिट बना है। कैसे बना है आइए देख ही लेते हैं। हाँ, जैसे कि स्पीड का पहले देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, एसआई यूनिट मीटर, और टाइम का सेकेंड एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ले रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। तो क्या बन गया, ये हमारा स्पीड का सिंबल हो गया एस, और क्या बन गया, यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये बन गया ना। अब यही सेम रहेगा वेलोसिटी के केस में, केवल वेलोसिटी में क्या अंतर रहता है, डायरेक्शन का। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है, वही मीटर ही होता है, और टाइम का यूनिट तो सेकंड होता ही है। तो उसमें भी वेलोसिटी में भी सेम यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा। अब एक्सेलरेशन में देख लेते हैं एक बार। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ओवरऑल ऊपर वेलोसिटी है। ठीक, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अपॉन में, इसके भी अपॉन में क्या है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी भी होता है, तो यहाँ भी चेंज की जरूरत नहीं। मेन ऊपर जो न्यूमरेटर में क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग समझे। ठीक, तो मीटर पर सेकेंड लिख दिए। उसके अपॉन में क्या होता है, टाइम, तो इस टाइम का सेकेंड लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं मैथमेटिकली कि एक रैशनल नंबर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, उसके अपॉन में दूसरा फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों जो डिनोमिनेटर हैं ये और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड। हाँ, और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट बन गया इसके फार्मूले से। तो सारी चीज़ें फार्मूला वाइज ही बनती हैं, कुछ अलग से नहीं, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये एक्सेलरेशन भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का इंक्लूजन है। यहाँ वेलोसिटी लिया जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी किसी फार्मूले में कोई वेक्टर क्वांटिटी आता है तो वो जो नया फार्मूला या नया टर्म जो आता है, क्वांटिटी आता है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और वेक्टर क्वांटिटी जो रहेगा तो वो डायरेक्शन को लेगा। तो डायरेक्शन को अगर लेगा तो उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी और जीरो भी, ठीक। तो वही केस एक्सेलरेशन में भी होता है। अब इसमें कुछ आ रहे हैं टर्म्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए उसको हम लोग समझते हैं कुछ पिक्चर से। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये लीनियर ग्राफ बन रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये एक लीनियर ग्राफ है, एकदम सीधा ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन है ओ है, वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एकदम सीधा जा रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो उसकी वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। उसके वेलोसिटी में जो अंतर है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज और अपॉन में टाइम का गैप जो हो रहा है वो हर इंटरवल पे सेम रहेगा। और जब अगर सेम रहेगा तो ग्राफ हमारा लीनियर ऐसे सीधा आएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, फिर 40, फिर 60, फिर 80, और यहाँ टाइम है मान लीजिए सेकेंड में है 1 2 3 4 ऐसे सेकेंड में दिया है। अब अगर हम लोग देखें गैप को तो यहाँ पर ये 40 का बना है यहाँ तक, और 40 कहाँ पहुँचा है, 2 सेकेंड वाले टाइम के एक्सिस के सामने, एक्स एक्सिस के सामने, ठीक। तो ये जो ड्रॉ हुआ है, अब वेलोसिटी में चेंज हम लोग देखते हैं तब एक्सेलरेशन पता चलता है। ये मान लेते हैं कि गाड़ी एक मिनट यहाँ से यहाँ तक चली है, ठीक। तो यहाँ इस पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये यहाँ पे जीरो पे, ठीक। तो यानी 40 माइनस जीरो, ये नहीं करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या है 40 ये, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट किया, यानी कोई वेलोसिटी नहीं था, जीरो पे एकदम स्टार्ट किया। तो 40 माइनस जीरो करेंगे अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना, 2 सेकेंड। तो 40 अपॉन 40 अपॉन 2 यानी कि 20, तो कितना आ गया, ये 20। तो 20 का गैप आया। तो आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे 20 है, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे 20, फिर अगले तीसरे सेकंड पे जाने पे 20 ही वेलोसिटी बढ़ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड हर 1 सेकंड पे। तो यानी इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है। वो गैप जो आएगा आपको हमेशा इक्वल ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। हर एक टाइम के इंटरवल पे इक्वल आएगा। दैट्स वाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि ग्राफ जो है इस तरह का लीनियर बनता है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये कर्व शेप्ड का है, इसको सिग्मॉइड बोलते हैं, एस शेप्ड बोलते हैं। पूरी तरह से एस नहीं होता है लेकिन एस जैसा होता है, तो इसको सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ये लीनियरी एकदम सीधा एकदम यहाँ से सीधा नहीं जा रहा है, ये टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक मिनट, ये एकदम नहीं जा रहा है सीधा। सीधा जाता तो यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी उसकी जो वेलोसिटी में चेंज है और टाइम गैप है वो इक्वल ही रहता है हर पॉइंट पे। जबकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और फिर कम हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है।
तो इसलिए ये कर्व थोड़ा सा सिग्मोइड एस शेप्ड का है, बढ़ते घटते चल रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ना तो कांस्टेंट है और टाइम तो बढ़ते ही जा रहा है। टाइम तो भले कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसलिए हर एक टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी के बीच में गैप है वो इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। जब इक्वल गैप आएगा चेंज इन वेलोसिटी तो उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे, और जिसका लीनियर ग्राफ बनता है। और यहाँ पे इक्वल गैप नहीं आ रहा है तो ये सिग्मोइड कर्व ऐसा बनेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म को दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए ये भी समझ लेते हैं, एक और टॉपिक है, इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 4 ग्राफ आप देख रहे होंगे। पहला समझते हैं, ये पहला वाला। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेलोसिटी है और टाइम है, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, और जो वेलोसिटी का लाइन है ये जो है ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है, ठीक है ना, उसके समांतर है। तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड। स्पीड जो ऑब्जेक्ट का जो भी है वो एक ही है, एक ही स्पीड से वो चले जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, या वेलोसिटी भी जो है वो एक एक फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए इस तरह का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अभी हम लोग समझे थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे टाइम के साथ वो इक्वल रहेंगे हर एक टाइम इंटरवल गैप पे। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। फिर नॉन यूनिफॉर्म का अभी हम लोग पढ़े थे, ये थर्ड वाला जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो हम लोग सिग्मोइड कर्व पढ़े थे। सिग्मोइड भी हो सकता है या इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी का कुछ पार्टिकुलर पैटर्न तो होगा नहीं, कभी पूरा बढ़ते ही जाएगा, धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा, जैसा इसमें शो कर रहा है ये बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट से नहीं। ठीक है, एक इक्वल टाइम इंटरवल पे जो बढ़ता है रेट उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वे में बढ़ रहा है कि टाइम भले फिक्स है लेकिन वेलोसिटी अनइक्वली बढ़ रहा है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व है सिग्मॉइड भी हो सकता है या ये बेल शेप्ड इसको बोल सकते हैं, इस तरह ये बढ़ते जा रहा है, कर्व लाइन आ रहा है। ठीक है, फिर ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एक नया टर्म आया रिटार्डेशन, इसको समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का तो आप समझ ही रहे हैं कि वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग वो इक्वली नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो अलग अलग रेट से चेंज हो रहा है। और रिटार्डेशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटने लगे, जैसे स्टार्टिंग में मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर था, बाद में 20 किलोमीटर हो गया, फिर 18 किलोमीटर हो गया, फिर 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, ऐसे स्पीड घटते जा रहा है। टाइम भले बढ़ते जा रहा है लेकिन स्पीड घटते जा रहा है। मे भी कोई रीज़न हो सकता है, मान लीजिए कोई कार है वो ख़राब होती जा रही है तो वो उतना स्पीड नहीं पकड़ रही जितना उसको पकड़ना चाहिए, भले ही वो क्राउड फ्री या ट्रैफिक फ्री रोड है। तो उसमें क्या होगा कि उल्टा चल रहा है, जिस स्पीड को उसको एक्वायर करना चाहिए, जिस स्पीड में उसको चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। तो ये दिखा रहा है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लगातार चल रही है, उसके वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ और वो आगे बढ़ रही है, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, या हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि एक तो सही रेट बढ़ेगी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, नॉन यूनिफॉर्म में ये हो सकता है। लेकिन वो गैप जो इंटरवल गैप होता है वेलोसिटी के चेंज होने के साथ वो इक्वल नहीं रहेगा। और साथ में अब नॉन यूनिफॉर्म में एक और घटने वाला अगर केस देखते हैं, बढ़ने वाला तो ये है, ये बढ़ने वाला नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग देख लिए इस तरह का बन सकता है कर्व, या सिग्मोइड ऐसे एस शेप भी बन सकता है। एक मिनट, ठीक। तो बढ़ते समय तो यूनिफॉर्म बढ़ते समय या तो ये इस तरह का कर्व बन सकता है या फिर सिग्मोइड कर्व ऐसे बन सकता है। लेकिन अगर घट रहा है, वेलोसिटी लगातार घटे जा रही है, वेलोसिटी लगातार घटे जा रही है, समय बढ़ते जा रहा है, तो उसको उस केस को क्या बोलेंगे, उस केस में क्या होगा कि जो हमारा
एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा। कैसे? क्योंकि मान लीजिए जैसे आपका यहाँ मान लीजिए यहाँ पे देखिए ज़्यादा वेलोसिटी होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, इसके सामने देखेंगे तो काफ़ी कम होगा। तो मान लीजिए शुरू में 40 था और बाद में क्या हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, ठीक ना, बाद में 2 हो गया। अब फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू, वी माइनस यू होता है ना, v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 2, फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम होते जा रहा है, तो 2 माइनस 40, और टाइम मान लीजिए कुछ लिया है 10 सेकेंड, तो 2 में से 40 माइनस करेंगे, यानी हमारा वैल्यू जो आ रहा है निगेटिव में आ रहा है। तो जब एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। या फिर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी लगातार समय के साथ साथ घटते जाता है तो उसको भी रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिटार्डेशन मीन्स डी एक्सेलरेशन, इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और ये हमेशा एक्सेलरेशन के वैल्यू को निगेटिव में शो करता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी लगातार घटते जाता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब इसमें आप देख रहे होंगे ये कुछ एक्टिविटीज़ दिया है और ये कैलकुलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ये सारे न्यूमेरिकल्स में अलग वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। फिलहाल इसमें इस क्लिप में नहीं बन पाएगा, तो मैं अलग से आपको सारे फार्मूले के 1 बाय 1 वीडियोस बना के देता रहूँगा और आप इजीली उसको समझेंगे, ठीक है। अभी आप इसको टेंशन ना लें, वही एक्सेलरेशन के फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्टिविटी को देख लेते हैं एक बार, क्या एक्टिविटी दिया गया है। ये क्या है एक्टिविटी में, ये इसमें करना क्या है कि आप डेली लाइफ में बहुत सारे मोशन देखते होंगे, जैसे एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि कोई चीज़ एक्सेलरेट हो रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़े जा रहा है, ठीक है, और किस तरफ बढ़े जा रहा है, जिस तरफ उसका मोशन हो रहा है। तो इसका कोई एग्जांपल, तो सिंपल सा एग्जांपल अगर मान लीजिए लेते हैं कि कोई बॉल को छत से नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो वो सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि बॉल नीचे कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, और उसी तरफ उसका मोशन भी हो रहा है। फिर और क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट होता है। इसका कोई डेली लाइफ का आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन चल रही है उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन लग रहा है। जैसे कि रिटार्डेशन हम लोग अभी पढ़े थे, रिटार्डेशन में क्या हो रहा था कि अगर कोई कार चल रही है, उस पर ब्रेक लग गया, तो एक्सेलरेट कर रही थी, ब्रेक लगने में क्या हो गया, उसका स्पीड कम हो गया, ठीक है, उसका फाइनल वेलोसिटी कम हो गया, और जो चल रही थी इनिशियल स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, वेलोसिटी ज़्यादा थी। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, अगर हम लोग फार्मूले को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक लगाने पे, या फिर हम लोग जो और केसेस समझ सकते हैं। फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग अभी समझे हैं, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी हम लोग समझ गए। यूनिफॉर्म में हमेशा वेलोसिटी चेंज टाइम गैप के साथ इक्वल रहता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल रहता है, टाइम इंटरवल भले सेम रहता है। और नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी बढ़ते भी जाता है, जैसा हम लोग देखे थे दो तरह का कर्व, एक कर्व शेप्ड होता है, एक सिग्मॉइड कर्व होता है, बनता है ग्राफ पे। जबकि अगर घटने का देखेंगे तो रिटार्डेशन वाला केस बनता है, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी लगातार घटते जाती है ऑब्जेक्ट की। तो ये सब आप नोट करिए और उसको अपने कॉपी में लिखिए इस तरह के मोशन को। तो इसको ये एक्टिविटी में यही बोला है, आगे एक कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आ गया, कुछ क्वेश्चन आ गए, अगर न्यूमेरिकल होंगे तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ही। ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, व्हाट विल वी से ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, वही बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ऑब्जेक्ट क्या है, लगातार उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली बढ़ता रहेगा। यूनिफॉर्मली मतलब एक सेम रेट से, ज़्यादा ना बढ़ेगा ना घटेगा, इक्वली चलेगा हर टाइम इंटरवल गैप पे।
और नॉन यूनिफॉर्म में वो यूनिफॉर्मली उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा और अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग तरह का वैल्यू देगा, वो सेम इंटरवल या सेम गैप नहीं देगा ग्राफ पे। तो ये हो गया कैलकुलेशन, हम लोग अलग के वीडियो में करेंगे। चलती हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को दिखाने के लिए ग्राफिकल डाटा, यानी ग्राफिकली हम लोग कैसे मोशन को दिखा सकते हैं इसमें मैथमेटिक्स का यूज करके, जैसा कि आप लोग ग्राफ क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 7th में भी और 9th में भी अभी पढ़ ही रहे होंगे। तो ग्राफिकली किसी डाटा को शो करना ज़्यादा इजी होता है, कन्वीनियंट होता है। तो जैसे बार ग्राफ, क्रिकेट मैच वगैरह आप अगर देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह का डाटा दिखाता है कि एक ओवर में कितने रन गए, इस तरह का बार ग्राफ बनता है, ठीक है ना, किसमें विकेट गिरे हैं, विकेट को अलग डॉट से इस तरह से कुछ दिखाता है। तो ये बार ग्राफ के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं पूरे मैच का रिव्यू। हाँ, या फिर दूसरा ग्राफ क्या होता है कि लीनियर ग्राफ, जिसमें रन गति कैसे बढ़ी एक टीम की, फिर दूसरे टीम की उससे ज़्यादा जा रही है ओवरऑल कि कम हो गई है, इस तरह दिखाते हैं। तो ये सब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, या जो भी मोशन हो रहा है क्रिकेट मैच में या किसी भी खेल में या किसी भी चीज़ के डाटा को, तो ग्राफिकली हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अगर आप फार्मूले को याद करें, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, ये एक मिनट, डिस्टेंस टाइम किस में आते हैं, स्पीड से रिलेटेड है, तो स्पीड के साथ उसको कोरिलेट करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा या क्या निकलेगा, वेलोसिटी, अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको देखें तो। क्योंकि ग्राफ पे डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो उससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं या फिर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसको हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से ग्राफ की हेल्प से हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक टेबल दिया हुआ है वही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें देखेंगे कि एक कार है, उसका अलग अलग टाइम पर सेकंड में कितना मीटर वो चल रही है, आगे बढ़ रही है, उसको रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया है। जैसे जीरो सेकंड में यानी स्टार्ट नहीं हुई है कार, तो 0 मीटर चल रही है, चलेगी ही नहीं। फिर 2 सेकंड बाद वो 1 मीटर चली, फिर 4 सेकंड बाद वो 4 मीटर चली, फिर 6 सेकंड बाद वो 9 मीटर आगे बढ़ी। तो इस तरह देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसका डिस्टेंस कवर ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन एक रेगुलर वे में, एक यूनिफॉर्म वे में नहीं। मतलब रैंडम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वैल्यू, एक इक्वल टाइम इक्वल गैप के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसको बोलते हैं, कि लगातार बढ़ते जाना डाटा ये दिखा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम से उसका स्पीड निकल रहा है, इधर डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, और डिस्टेंस टाइम से हमको क्या निकलता है, स्पीड निकलता है या वेलोसिटी निकलता है, तो वही इसमें दिखा रहा है, ठीक ना। अब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगला जो आ गया टर्म, एक मिनट, हाँ, अगला जो है टॉपिक वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि किस तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे एक पिक्चर है ग्राफ पर, और उसमें ये कलर्ड एरिया है ये, तो इसका एरिया निकाल के हम लोग क्या निकाल सकते हैं ये देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ वेलोसिटी इधर, इधर टाइम है, ठीक, वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ है, और कुछ डाटा वैल्यूज़ दिए हुए हैं इधर, और इधर टाइम के कुछ आवर में और वेलोसिटी के किलोमीटर पर आवर में दिए हुए वैल्यू उसको दिया गया है। फिर अगर हम लोग ये जो रेक्टेंगल शेप का कुछ बना हुआ है एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इस रेक्टेंगल का अगर एरिया देखें तो इसका लेंथ क्या है, ये है, और ब्रेथ क्या है, ये।
तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है, ठीक ना। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका जो ब्रेथ है इस ग्राफ का, मतलब इस एरिया का जो कलर्ड पार्ट है, वो जो है किसके इक्वल है, 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी के इक्वल है, यानी वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक। ये जो इसका ब्रेथ है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, और इसका इसका जो लेंथ है वो किसको शो कर रहा है, टाइम को। तो जब हम लोग वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, तो इसके लिए फिर से हमको ये रिमाइंड करना पड़ेगा फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक ना। या वेलोसिटी भी स्पीड की जगह रख देंगे, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के रेफरेंस में क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो इस एक मिनट, इसको सही से मैं लिखता हूँ। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, फार्मूला हम लोग किसका लगा रहे हैं, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया हमारा ये टाइम, और ब्रेथ क्या हो गया, वेलोसिटी। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई होकर के क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, इसके एरिया से वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो पता चल जाएगा। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है या कवर किया है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ में काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में और इजी वे में डाटा को देखते हुए, डाटा सारे दिए रहेंगे, बस सिंपल से मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज करेंगे। हो सकता है ये एरिया ट्रायंगल के शेप में रहता, अभी ये तो रेक्टेंगल है, या किसी और शेप में, या ट्रेपेजियम के शेप में, तो उसका वो पार्टिकुलर फार्मूला लगाएंगे, फिर उस फार्मूले को कंपेयर करेंगे अभी जो फिजिक्स के फार्मूले हैं, स्पीड के फार्मूले, वेलोसिटी के फार्मूले, और उसमें रख करके हम लोग देख लेंगे कि क्या हमारा प्रोडक्ट या आंसर निकल रहा है। जैसे यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू आ रहा है एरिया, और एरिया किसके बराबर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग सिंपली कर सकते हैं बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये देखेंगे आप, एक कार का वेलोसिटी दिया हुआ है अलग अलग टाइम पर, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड पे। तो एक बार उसका वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड डाटा में दिखाया गया, और एक बार उसको कन्वर्ट किया गया है किलोमीटर पर आवर में। ये जो कन्वर्जन है कैसे होता है, ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, कैलकुलेशन वाले, न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। इसके लिए एक सिंपल सा मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग वेलोसिटी या स्पीड के वैल्यू को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, तो वही यहाँ पर करके वैल्यूज़ को दिखाया गया है, ठीक है। या फिर कोई डिवाइस होगा, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर वगैरह होगा, तो वो तो मीटर पर सेकंड में भी दिखा सकता है, किलोमीटर पर आवर में भी। तो ये डाटा दिखा रहा है, और फिर उसी को ये ग्राफ से शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ जो ऊपर डाटा था उसी का ग्राफ है। इसमें भी दो कुछ एरिया बन रहे हैं, ठीक है, कुछ कलर्ड पार्ट है ग्राफ में। अब इनका एरिया कैसे निकालेंगे, एक तो ये ट्रायंगल है, और दूसरा क्या है, ये स्क्वायर शेप का लग रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल, क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल नहीं है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों के एरिया को ये जो डाटा दिए गए हैं साइड में वेलोसिटी के फॉर्म में या टाइम के फॉर्म में, गैप के आधार पर देख करके करेंगे, तो हमको इस जो शेडेड पोर्शन है या कलर्ड पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा आराम से। वो एरिया क्या निकालेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो क्या निकालेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही निकालेगा, ठीक ना। तो इस तरह से इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। फिर ये वही जो हम लोग ग्राफ में पढ़े थे उसी को समझा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
डी एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन हो रहा है। ये रिटार्डेशन, यहाँ पे वेलोसिटी लगातार घटते जा रही है, नीचे जा रही है, इसका ग्राफ जो है नीचे की ओर जा रहा है। ठीक, तो ये रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक, एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी होता है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी लगातार घटते घटते तो जाएगी, लेकिन एक इक्वल, एक यूनिफॉर्म रेट से, यानी जो गैप रहेगा टाइम के आधार पर, जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, घटते जा रहा है, वो इक्वल रहेगा। अब कुछ होता है नॉन यूनिफॉर्म, यानी वो डाटा या वेलोसिटी जो है रैंडम वैल्यूज़ के साथ वो घटते जाएगी, एक सेम स्पीड से वो घटेगी नहीं। ठीक, तो ये दो तरह के डाटा पॉसिबल है रिटार्डेशन में। अब यहाँ पे क्या है, इन दूसरे ग्राफ में ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा अजीब है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, ये रैंडम, कभी वेलोसिटी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कभी लो हो जा रहा है। तो ये जो ग्राफ सेकंड वाला दिखा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म का दिखा रहा है। ठीक, और ये क्या है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन रिटार्डेशन है, वेलोसिटी घट रही है, लगातार घट रही है। ठीक, यहाँ पे बढ़ भी रही है, घट भी रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो इस तरह से हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग फिर से एक डाटा दिया हुआ है, एक मिनट, डिस्टेंस और इसमें दिया हुआ है, ये जो टेबल दिया है कि मान लीजिए कोई बस या ट्रेन का डिपार्चर टाइम, डिस्टेंस वगैरह दिया है कि ए से, डिस्टेंस फ्रॉम ए, कोई ए पॉइंट है, उसका ए बी सी स्टेशंस हैं, उनके बीच में किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है, और अराइवल टाइम, मान लीजिए गाड़ी का आने का टाइम क्या है, वो दिया है सुबह 8 बजे। पहला डाटा, ए से बी तक पहुंचने में 120 किलोमीटर लगा, बी से सी पे पहुंचने में 180 किलोमीटर। इस तरह से बहुत सारा समय टेबल दिया हुआ है। अराइवल टाइम, यानी बी पॉइंट पे पहुंचने में 8 बजे से 11:15, यानी 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे। तो 3 घंटे 15 मिनट में 120 किलोमीटर पहुंच रहा है। ठीक है, और फिर 15 मिनट का वो रेस्ट टाइम रहेगा, अगले पैसेंजर बैठेंगे जैसा कि ट्रेन में होता है, और 11:30 पे फिर बी पॉइंट से निकल के ट्रेन सी पॉइंट के लिए पहुंचेगा, और सी पॉइंट पे कब पहुंचेगा, 13 बजे, यानी 1 बजे। ठीक, तो लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद, 1 hour 45 मिनट लेटर, ये सी पॉइंट पे पहुंचेगा, जो कि 180 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ पे 13:15 पे रिलैक्स करेगा, रेस्टिंग टाइम रहेगा। तो ये सब जो डाटा दिखा रहा है, ये तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेनें या बस या जो जिसका भी शेड्यूल है दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चल रहा है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, वो फार्मूले में रखकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाई फिरोज। फिर ऐसे ही कुछ और डाटा दिया हुआ है। फिरोज एंड सानिया दो कैंडिडेट्स हैं। तो फिरोज, उनका डेली का साइकिलिंग का दिखाया है कि साइकिलिंग वो करते हैं सुबह 8 बजे, स्टार्टिंग टाइम है, तो दोनों का 0 किलोमीटर रहेगा। और 8:05 पे 5 मिनट में फिरोज जो है 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो सानिया 0.8 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर से थोड़ा कम। फिर 8:10 पे फिरोज 1.9 किलोमीटर, तो सानिया 1.6 किलोमीटर। तो इस तरह से उनका जो डिस्टेंस कवर है हर 5 मिनट पे दिखाया गया है इस ग्राफ में। और इसको हम लोग ग्राफिकली बनाकर, ये तो सॉरी, ये ग्राफ नहीं है, डाटा है। इस डाटा को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके फिर उनका हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड, कि कितना किसका स्पीड है, या डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो डेफिनेटली हमको स्पीड या वेलोसिटी ही पता चलेगी। ठीक, तो इस तरह से आपको डाटा दिए रहेंगे, जो मैं आगे समझाऊंगा। तो उससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे, बाकी अगर कुछ होंगे तो हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, ये व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फिर से वही रिपीट कर रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह का ग्राफ बनेगा,
तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन में लीनियर ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम का, और नॉन यूनिफॉर्म में किस तरह का बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म में इस तरह का बन सकता है, या नॉन यूनिफॉर्म में इस तरह का भी बन सकता है। ठीक है, एक मिनट, यूनिफॉर्म में सिंपल लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक ऐसा बन जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में अगर देखें तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, या तो बढ़ते जाएगा, या फिर नॉन यूनिफॉर्म में दूसरा पॉसिबिलिटी है कि घटते हुए इस तरह का बन सकता है कि बढ़ते बढ़ते भी घटने लगा, तो ये हो सकता है। ये पूछ रहा है। सेकंड है, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसमें जैसे कि हम लोग देखे थे अभी ग्राफ वाले में, ये बोल रहा है कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, इनके बीच में ग्राफ ड्रा हुआ है, और ग्राफ ड्रा होने के बाद क्या दिया है, स्ट्रेट पैरेलल टू द, यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है, यानी डिस्टेंस जो है वो किसके पैरेलल है, इसके टाइम के। ठीक, ये लाइन एक पैरेलल ड्रा हो गई है। वेट वेट वेट, ये ठीक, ये डिस्टेंस की लाइन जो है टाइम के पैरेलल है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पर है, जिस डिस्टेंस पे वहीं पर रुका हुआ है, यानी किस कंडीशन में है, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में है। ये ग्राफ यही शो कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस से पैरेलल लाइन जो है, मतलब डिस्टेंस का एक लाइन है हॉरिजॉन्टल जो टाइम के पैरेलल है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, मोशन स्पीड टाइम ग्राफ। हाँ, अब अगला भी लगभग सेम ही पूछा है। इसमें बोला है कि फिर से स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है, स्पीड और टाइम के बीच में, और यहाँ पर भी क्या है, स्पीड का एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम के पैरेलल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्पीड है वो क्या है, एक मिनट, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब लगातार एक ही स्पीड से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ है, याद रहे, वो पिछला वाला आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस वाला जो लाइन हॉरिजॉन्टल था और पैरेलल था टाइम के, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, क्योंकि डिस्टेंस वहीं पे है। एक ही जगह पे डिस्टेंस रुकने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रुका है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें अगर स्पीड का लाइन जो हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल टाइम के, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से वो चले जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टाइम का लाइन बढ़ते जा रहा है, इधर टाइम है ये, और स्पीड जो है यहीं पे इसी पॉइंट पे रुका हुआ है, इसी पॉइंट पे ना। तो स्पीड उसका एक ही जैसा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, तो यानी कांस्टेंट स्पीड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंडीशन। ठीक, what is the quantity which measured by the area occupied below the velocity time graph। अच्छा, हाँ, तो ये कह रहा है कि एक ग्राफ है, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा किया गया है। तो उसमें मान लीजिए कोई डाटा आया, डाटा बनाने पे कुछ हमको कोई बीच में एरिया आ गया, रेक्टेंगुलर शेप जैसा अभी हम लोग देखे थे, या कोई और भी शेप का बन सकता है, वो डिपेंड करता है कैसा डाटा दिया गया है। तो ये जो है, ये डायग्राम बना, इसका एरिया जो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या, ये अल्टीमेटली ये जो शेप बना है या आकार बना है ग्राफ में, इसका एरिया निकालने पे ये किस चीज़ को निकालेगा, फाइनली ये क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। ठीक ना, हम लोग अभी पीछे भी पढ़े थे कि वेलोसिटी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, या अगर रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, तो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तब भी वो क्या ही निकालेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर कोई एरिया आ रहा है और उसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करें फार्मूले के बेसिस पे,
तो क्या निकालेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो मोशन के 3 इक्वेशन बेसिक होते हैं, जिससे हम लोग मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, इन ये कौन कौन से इक्वेशन है। एक पहला तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, एक्सेलेरेशन के फार्मूले से बना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड देखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, टी का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन अगर देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन है जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या कंडीशंस होते हैं मोशन के, वो सॉल्व किए जा सकते हैं इजीली। अब इनको कैसे ये फार्मूले बने हैं, इनको ग्राफिकली, ग्राफ की मेथड है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्राफ की मेथड से बहुत ही जो ट्रिकी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी तीनों फार्मूले हम लोग अलग से वीडियो में समझेंगे कि इस तरह से ग्राफ की हेल्प से ये तीनों फार्मूले जनरेट होते हैं, डिराइव होते हैं। इनको डिराइव करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहला इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये है, 1 मिनट। ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ से तीनों इक्वेशन सॉल्व होंगे 1 बाय 1, जिसको नीचे समझाया गया है। इसको मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। तीनों इक्वेशन यहाँ पे बारी बारी से दिए हुए हैं। ये पहला इक्वेशन प्रूव किया है, देन ये सेकंड इक्वेशन प्रूव किया है, वही सेम जो ऊपर ग्राफ दिया था उसी से, और ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आएंगे। तो उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, दिए गए हैं, और जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे, ये सारे हम लोग अलग से समझेंगे 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियोस में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, फिर उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब हम लोग तो आप समझ ही गए होंगे। यूनिफॉर्म मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म रेट से, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक फिक्स इंटरवल टाइम में, वो नेक्स्ट टाइम इंटरवल गैप पे भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी डिस्टेंस ट्रेवल जितना कर रहा है और टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल चल रहा है। ठीक, तो एक यूनिफॉर्म रेट से वो कोई चीज़ मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो जिसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ रेक्टेंगल बना है, तो रेक्टेंगल में क्या है, अगर कोई मतलब कोई इंसान है या कोई एथलीट है, तो रेक्टेंगुलर अगर ग्राउंड में दौड़ रहा है तो ऐसे दौड़ेगा, फिर जहाँ पे मोड़ आएगा उसका थोड़ा सा स्पीड लो होगा, क्योंकि उसको रास्ता बदलना है। और फिर यहाँ फिर ऐसे ब्रेथ वाले एरिया पे फिर अगला मोड़ आएगा, फिर थोड़ा सा स्पीड उसका स्लो होगा, फिर बढ़ेगा। फिर इस तरह से देखेंगे कि जहाँ जहाँ कॉर्नर आएगा, यहाँ पे मोड़ रहेगा, उसका स्पीड या वेलोसिटी अफेक्ट होगा। ठीक है, वो स्लो हो जाएगा। अब मान लीजिए 4 साइड से 6 साइड कर दे रहे हैं, ये हेक्सागोन बना हुआ है, इसमें 6 साइड्स होते हैं। अब इसमें भी इसमें तो और साइड्स हैं, इस और कॉर्नर है, तो इसमें जहाँ जहाँ कॉर्नर आएगा वहाँ वहाँ दौड़ते हुए जो एथलीट है उसकी स्पीड अफेक्ट होगी और स्लो होती जाएगी। ऐसे ही इनफाइनाइट और 8 साइड का बना दिया जाए, ऑक्टागोन बना दिया जाए, तो उसमें हर रेगुलर गैप पे क्या होगा कि उसको मोड़ना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी साइड्स आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हर कॉर्नर पे जो ट्रांजिएंट पॉइंट है, जहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब जहाँ पे चेंज कर रहा है अगले साइड के लिए, वहाँ पे उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है। ठीक ना, तो इससे उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म नहीं रह पा रहा है, एक जैसा नहीं रह पा रहा है, एक जैसा स्पीड उसका नहीं रह पा रहा है। तो
अब अगला लास्ट जो डायग्राम बना है वो है सर्कल। और सर्कल यानी जो इक्विडिस्टेंट है और सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, सेंटर से चारों तरफ बराबर है। उस पाथ पे जब व्यक्ति दौड़ता है या एथलीट दौड़ता है तो उसका उसमें वो क्या है कि एक फ्लो में वहाँ पे कोई साइड जो होते नहीं है, इनफाइनाइट साइड होते हैं। अगर हम लोग मैथमेटिकली सोचें या उसको ड्रॉ करें कि सेंटर से लेकर रेडियस है तो उसमें इनफाइनाइट रेडियस बनेंगे ना। तो वो जो इतने पास पास पॉइंट होते हैं कि उसमें पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे वो एथलीट जो है अपना पॉइंट चेंज कर रहा है। तो लगातार वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो ये एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन हो जाता है, ठीक ना। जो कि और पिछले केसेस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा साइड थे, वहाँ हर थोड़े थोड़े गैप पे उसको मूव करना पड़ रहा था, जिससे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा था, घट जा रहा था जितना वो नॉर्मली चल रहा था। जबकि यहाँ पर लगातार वो सर्कुलर पाथ पे एक ही स्पीड से चलेगा। तो सर्कुलर पाथ में जब एक ही स्पीड से एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब अब सवाल आता है कि सर्कुलर पाथ पे जो मोशन हो रहा है या स्पीड है उसकी, वेलोसिटी है जो भी है, वेलोसिटी यानी डायरेक्शन में, स्पीड यानी विदाउट डायरेक्शन, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। सर्कल सर्कल का सर्कमफ्रेंस पे ही वो खिलाड़ी दौड़ेगा, वो ये इसी ऐसे ही दौड़ेगा साइड साइड साइड, यानी उसके सर्कमफ्रेंस पे। ये नहीं कि वो बीच में दौड़ेगा इधर उधर उधर, ऐसे दौड़ेगा नहीं, ठीक। तो साइड में दौड़ेगा यानी उसके सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है 2πr। और समय जो लेगा उसको हम लोग t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्कल में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है या कोई एथलीट दौड़ रहा है उसका वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr अपॉन टाइम, जो टाइम उसने लिया है। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको समझने के लिए आपको एक्टिविटी दिया है कि आप हाथ में एक रस्सी लीजिए, उसमें एक पत्थर बांध दीजिए थोड़ा बड़ा सा हल्का हैवी, और फिर उसको हाथ से ऐसे ऐसे घुमाइए, ठीक। उसको जब घुमाएंगे तो एक सर्कुलर पाथ वो एक्वायर कर लेगा, सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, ठीक है। अब हमको समझना है, जैसे कि बोला जा रहा था कि ये सर्कल है, इसके सेंटर के अराउंड बहुत सारे रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट लाइंस होते हैं उसके सेंटर से, ठीक है, इनफाइनाइट, जिसकी हम लोग संख्या काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे ये हम लोग घुमा रहे हैं धागे से बांधकर या रस्सी से बांधकर जो पत्थर को, स्टोन को, वो भी यानी ऐसा ही पाथ फॉलो कर रहा होगा, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। ऐसे तो देखने में तो लग रहा है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बस सर्कुलर पाथ में घूमे जा रहा है, लेकिन इस एक्टिविटी से हम लोग इजीली समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, एक मिनट। जैसे कि मान लीजिए ये घूम रहा है सर्कल के अराउंड, कोई इसमें यहाँ पे ये कोई पत्थर बंधा हुआ है, घूम रहा है। फिर क्या हुआ, ये घूम रहा है, घूम रहा है, ऐसे ये घूमे जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है। फिर जैसे ही उसको छोड़ेंगे, आप करके भी घर पे देख सकते हैं, बस चोट ना लगे किसी को, ऐसे घुमाते घुमाते अगर उस धागे को छोड़ेंगे तो अगर मान लीजिए धागा इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है धागा, तो धागा मतलब अगर घुमाते रहेंगे तो ये तो इधर जाता ना, लेकिन वहीं पे छोड़ दिए तो यहाँ से ये सीधे ऐसे चला जाएगा, यानी लीनियर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप ये इजीली देख सकते हैं इस एक्टिविटी को करके। तो इससे प्रूव होता है कि हर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग उसको छोड़ेंगे सर्कुलर पाथ में दौड़ते हुए किसी ऑब्जेक्ट को, वो उसी रास्ते पे चलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो स्ट्रेट पाथ में निकल जाएगा, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कुलर मोशन को कि कौन इसका वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट वे से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग देखें तो वो लीनियर पाथ भी फॉलो करता है,
अगर वहाँ पे उसको इंटरप्ट किया जाए तो वो लीनियरली निकल जाएगा। जैसा कि ऐसे घुमाते हुए रस्सी को छोड़ेंगे तो सीधा निकलेगा किसी और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव करने जा रहा था। ठीक। और इसी से एक टर्म याद आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पार्टिकुलर टाइम पे, यानी किसी भी टाइम इंटरवल पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या स्पीड मेजर करना, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं। जैसे कि कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है स्पीड और टाइम का, स्पीड और सॉरी डिस्टेंस और टाइम का। ठीक। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या शो करता है, वो शो करता है स्पीड को, तो स्पीड या वेलोसिटी को। तो ये लीनियर ग्राफ है। अब इस पॉइंट में कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये किसी भी पॉइंट पे अगर उसका वेलोसिटी या स्पीड निकालना है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या टाइम, क्योंकि उस पार्टिकुलर टाइम पे, किसी भी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हम लोग उसकी वेलोसिटी को निकालेंगे। लेकिन जनरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल पाना मुश्किल है। केवल इजी उस केस में जब ये मैंने ग्राफ बनाया लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, यानी सेम होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है, एक ही स्पीड से चल रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो एक ही स्पीड से चल रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड क्या होगा, सेम ही होगा। तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज या कांस्टेंट स्पीड इक्वल ही होगा। ठीक ना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा है, उसका स्पीड हर पॉइंट पे डिफरेंट हो रहा है, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल पाना मुश्किल है। ठीक है। तो एवरेज, अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ चल रहा है तब उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी या स्पीड निकालना ईजी है, क्योंकि उसका एवरेज स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो हर एक सेकंड पे भी उसका वही स्पीड आएगा, अगर उसको सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। ठीक। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म वे में चल रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है। और जनरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो ही निकल पाएगा। ठीक है। क्योंकि और वेलोसिटी हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, हर एक माइक्रो या मिली सेकेंड पे उसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक ना। तो ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टर्म मुझे याद आ गया जो ज़रूरी है समझना। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट करें, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग समझ गए। जैसे ग्रह मूव करते हैं, प्लैनेट, जैसे सन, हमारा सन के अराउंड सारे ग्रह मूव करते हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक पार्टिकुलर स्पीड से मूव करते हैं उसके चारों तरफ। जैसे साइकिल का पहिया मूव करता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और ये अभी हम लोग जो समझे कि जो धागे में बांधकर ये धागा था, सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, इसमें इसमें एक पत्थर था, मान लीजिए ब्लैक कलर का है, और ये टेंजेंशियली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है सर्कुलर पाथ से। अगर वो इंटरप्ट होता है, घुमाते घुमाते छोड़ देंगे तो टेंजेंशियली, मान लीजिए यहाँ पर एक पत्थर पहुँचा है, घूमते घूमते ये घूम रहा है, मान लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं, और यहाँ पे पत्थर है। ठीक। अब यहाँ से जैसे ये जाएगा तो एक टेंजेंट बनाएगा। टेंजेंट मतलब होता है द टचिंग लाइन विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस से टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा हिंदी में बोलते हैं। यानी सर्कल के बाहरी सर्कमफ्रेंस वाले लाइन को टच करते हुए जो रेखा जाए उसको टेंजेंशियल लाइन, टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो जब हम लोग ऐसे ही घुमाते घुमाते पत्थर को ऐसे छोड़ेंगे तो भी टेंजेंशियली ऐसे निकल जाएगा और स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, यानी उसका जो स्पीड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अभी तो सर्कुलर पाथ में था, लेकिन जैसे छोड़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन पाथ में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये चैप्टर का ओवरऑल सारे टर्म्स मैंने समझा दिए। और क्या दिया, एक मैं और देख लेता हूँ। जैसे कि इसमें कुछ खेलों का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि कोई खिलाड़ी हैमर फेंकता है या भाला फेंकता है या डिस्कस थ्रो होता है या जेवलिन थ्रो होता है, भाला या जेवलिन जो भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है,
और गेम के रूल में क्या होता है, थोड़ा सा वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, अपने बॉडी को घुमाता है, फिर उसको फेंकता है, जेवलिन या डिस्कस या अदर चीज़ों को। ठीक। क्यों फेंकता है, जैसा हम लोग एक्टिविटी में भी समझे हैं कि पत्थर को बांध के घुमाने से फिर उसको छोड़ते हैं तो लीनियर पाथ जाता है और सीधे निकल जाता है। ठीक है। अगर वो लीनियर नहीं निकलता तो घूमते रहता है वहीं पे ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जेवलिन या भाला या जो भी फेंकने वाला गेम होता है, बॉल जो मेटालिक बॉल होता है, उसमें क्या किया जाता है कि पहले वो खिलाड़ी सर्कुलर पाथ में 2 या 2.5 टर्न लेता है, फिर घूम कर फेंकता है। तो उससे क्या होता है, घूमते घूमते एक सर्कुलर पाथ एक्वायर हो जाता है उस बॉडी का, और उसके हाथ में जो बॉल है या भाला है उसके पास। और फिर जब वो घूम कर फेंकता है तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है और उसी स्पीड से वो दूर तक निकल जाता है। ठीक है। तो ये सब जो है गेम, ये इसी को समझा रहे हैं कि किस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ ऑब्जेक्ट जब उसको छोड़ा जाता है मिडिल पाथ में, तो वो टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता है, एक लीनियर पाथ फॉलो करता है और सीधे निकल जाता है और दूर तक चला जाता है। ठीक। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। तो ये चैप्टर का एंड हो गया, एक्सप्लेनेशन। अभी इस चैप्टर के मैं सारे फार्मूले 1 बाय 1 और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स के वीडियो अलग से बना के आपको दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तीनों, ग्राफिकली कैसे उसको डिराइव करना है, वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो फिलहाल ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो इतना हो गया। न्यूमेरिकल और फार्मूले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।